के गठजोड़ मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि निलंबित आईएएस योगेश कुमार सागर और आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा पर जल्द एफआईआर दर्ज हो सकती है। एसवीयू के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार से अनुमति मिलते ही दोनों पर केस दर्ज किया जाएगा। बता दें कि ईडी ने पिछले साल नवंबर में ही एसवीयू को पत्र लिखकर दोनों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया था। योगेश कुमार सागर 2017 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वह कई जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। निलंबन से ठीक पहले वे समाज कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर तैनात थे। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। वहीं अभिलाषा कुमारी शर्मा 2014 बैच की बिहार कैडर की तेज-तर्रार आईएएस अधिकारी हैं और कई प्रशासनिक पदों पर तैनात रह चुकी हैं। वे निलंबन से पहले ग्रामीण विकास विभाग के तहत जीविका परियोजना में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। इन पर भी पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पूरी खबर पर एसवीयू कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। सरकारी टेंडर में हेराफेरी करके राज्य सरकार के राजस्व को करोड़ों की नुकसान पहुंचाने वाला ऋषिश्री से गठजोड़ मामले में बिहार सरकार ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। बिहार सरकार ने 2017 बैच के योगेश कुमार सागर और 2014 बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं अभिलाषा कुमारी शर्मा, दोनों को जो है निलंबित कर दिया। और अब जो है एसवीयू इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा जो दर्ज मामला है, जिस तरह से ईडी ने पूरी इनपुट दिए थे एसवीयू को, उसके आधार पे ये कार्रवाई की गई। साक्ष्य जो है वो पाए गए थे, डिजिटल एविडेंस पाए गए थे कि अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर ने जो है ऋषिश्री को उसके मन मुताबिक टेंडर में जो है सहायता किया और इसके एवज में विदेश भ्रमण का लाभ उठाया। साथ ही साथ अपने बंगले पे जो है अभिलाषा कुमारी शर्मा ने जो है 9 लाख से अधिक का बागवानी कराया। और अब बताते चले कि इन दोनों जो आईएएस अफसर हैं योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा, इन दोनों के विरुद्ध जो है जल्द ही एसवीयू जो है एफआईआर दर्ज करने जा रही है। इसकी तैयारी एसवीयू ने पूरी तौर पे कर ली है। बिहार सरकार से जैसे ही अनुमति मिलेगी, चूँकि इन दोनों को निलंबित कर दिया गया है, तो अब ऐसे में जैसे ही निलंबित करने के बाद जो राज्य सरकार है वो आदेश करेगी कि इन दोनों पर एफआईआर दर्ज कीजिए। जो साक्ष्य है प्रमाणित, उसके आधार पर इन दोनों के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो इन दोनों पर एसवीयू जो है वो एफआईआर दर्ज करेगी। और एसवीयू के अधिकारियों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन दोनों अधिकारियों से पूछताछ के लिए सवाल की फहरिस्त भी तैयार की जा रही है। साथ ही साथ एफआईआर जो है वो किया जाएगा, तो उसको लेकर के भी पूरी तैयारी स्ट्रेटजी जो है वो एसवीयू के अधिकारियों ने कर ली है। और अब जल्द ही इन दोनों पर एफआईआर होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए पटना से बड़ी खबर, जहां राबड़ी देवी को 15 दिन की मोहलत दी गई है। बंगला खाली करने के लिए उन्हें ये 15 दिनों का मोहलत मिला है। 15 दिन में 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना होगा। राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार किया था। जिला प्रशासन ने राबड़ी देवी से अनुरोध किया है, 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। 15 दिनों के बाद ही अब कोई एक्शन लिया जाएगा। तो 10 सर्कुलर रोड खाली करने का फाइनल नोटिस मिलने के बावजूद आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से इनकार कर दिया। राबड़ी देवी ने एक तरह से सीएम सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया कि किसी भी कीमत पर आवास खाली नहीं करूंगी, सरकार चाहे तो फोर्स बुलाकर खाली करा ले। राबड़ी देवी के बयान के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। उचित लगता है आपको? बुलाकर खाली कर रहा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। पटना का पॉश इलाका, इसी इलाके में एक बंगला है 10 सर्कुलर रोड। 10 सर्कुलर रोड के सामने गहमा गहमी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी इस बंगले की अहमियत को बताने के लिए काफी है। इस बंगले में कोई और नहीं बल्कि बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का परिवार रहता है।
लेकिन राबड़ी को अब ये बंगला खाली करना पड़ेगा। विपक्ष के नेता को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और जो नियम कानून है वो मुख्यमंत्री रही, जो नियम है उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए। इस तरह का टकराव का बयान नहीं देना चाहिए। दरअसल राबड़ी देवी को काफी पहले नया बंगला 39 होर्डिंग रोड आवंटित हो चुका है, लेकिन उन्होंने 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं किया। शुक्रवार को जैसे ही भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने का फाइनल नोटिस दिया, 10 सर्कुलर रोड एक बार फिर चर्चा में आ गया। मकान का जो आवंटन है वो नियम के अनुसार नहीं चल रहा है। बिहार की राजनीति तब और ज्यादा गर्म हो गई जब राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से साफ इनकार कर दिया। आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली कर रहा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। राबड़ी देवी के बयान के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। सत्ताधारी दल के मंत्री और नेताओं ने तो राबड़ी देवी को नियमों के पालन करने की नसीहत तक दे डाली। जो नियम कानून कहता है वही होता है और सब लोगों को नियम का पालन करना। वहीं राबड़ी के बयान के कुछ देर बाद पुलिस के साथ सचिवालय एसडीपीओ 10 सर्कुलर रोड पहुंची और राबड़ी देवी से बातचीत की। देखना होगा कि बंगले का ये विवाद कहां तक जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पहुंचे हैं। बड़ी खबर, अचानक से संजय झा के आवास नीतीश कुमार पहुंच गए। संजय झा के आवास पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार से एक मांग भी कर डाली, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाए। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पहुंच गए। इससे पहले की कई तस्वीरें सामने आई, जब कभी वो विजय चौधरी के आवास पर पहुंच जाते हैं, कभी किसी अन्य नेता के आवास पर पहुंच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। और आज भी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे गाड़ी में बैठे हुए हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ये आवास जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का, संजय झा जो बड़ी जिम्मेदारी जेडीयू की संगठनात्मक स्थिति को लेकर के संभाल रहे हैं। और ऐसे में इन दोनों नेताओं की मुलाकात भी बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार, लेकिन जेडीयू के सांगठनिक काम को जरूर वो देख रहे हैं, बड़ी भूमिका निभा रहे हैं जेडीयू के संरक्षण को लेकर के। और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो संजय झा के भी कंधे पर है। और ऐसे में दोनों नेताओं की ये मुलाकात बेहद ही खास बताई जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातों पर, बिहार की राजनीति पर उम्मीद जताई जा रही कि चर्चा हुई है। इसके साथ साथ और भी जेडीयू के सांगठनिक स्तर पर बातचीत हुई है, जेडीयू के आगे के कार्यक्रमों को लेकर के बातचीत हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार जो सर्वेसर्वा जेडीयू के, और ऐसे में पार्टी किस तरीके से काम करें, इस पर बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी भागलपुर पहुंच रहे हैं। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ता में उत्साह है। मुख्यमंत्री के आगमन की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। अपने दौरे के दौरान सम्राट चौधरी सबसे पहले विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण करेंगे, फिर वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाअभियान शिविर में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री समीक्षा भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। बिहार की कमान संभालने के बाद पहली बार सिल्क सिटी में सीएम सम्राट चौधरी का आगमन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पार्टी स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर की तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम सबसे पहले हेलीकॉप्टर से हवाई अड्डा मैदान पहुंचेंगे और फिर यहां से विक्रमशिला सेतु जाएंगे और वहां पर वो निरीक्षण करेंगे। फिर जो है वो साहेबगंज के नरगा में बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल होंगे और फिर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में अधिकारियों के साथ सीएम बैठक करेंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रशासनिक तैयारी है, देख सकते हैं कि इस तरह से हवाई अड्डा मैदान में हेलीपैड तैयार कर लिया गया है और
अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सिल्क सिटी पहुंचेंगे और सीएम के आगमन को लेकर जो प्रशासनिक तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। बड़ी खबर पटना से है, जहां एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान एक यात्री के बैग से 7 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। सीआईएसएफ के जवानों ने सुरक्षा जांच के दौरान एक गोली बरामद की। इस यात्री के बैग से गोली बरामद की गई। वह यात्री पटना से मुंबई जाने वाला था। यात्री का नाम संतोष तिवारी बताया गया है। गोली मिलने के बाद संतोष नामक इस यात्री को सीआईएसएफ के जवानों ने पकड़कर हवाई अड्डा थाना की पुलिस को सौंप दिया है। इधर हवाई अड्डा की पुलिस ने संतोष से जब पूछताछ की तो संतोष इन गोलियों के बाबत कोई ठोस जवाब पुलिस को नहीं दे पाए, जिस कारण से हवाई अड्डा की पुलिस ने संतोष से पूछताछ करने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। पटना एयरपोर्ट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। चेकिंग के दौरान एक यात्री के बैग से 7 कारतूस जो है वो सीआईएसएफ के जवानों ने बरामद किया और यात्री को जो है वो एयरपोर्ट थाने के हवाले कर दिया गया। बताते ये चलें कि ये जो यात्री है वो मुंबई जाने वाले थे और मुंबई जाने के दौरान जब इसकी बैग की जांच की गई तो इनके बैग से जो है वो सुरक्षा चेकिंग के दौरान जो 7 कारतूस जो है वो बरामद किया गया। और बताते चलें कि जिस यात्री के बैग से ये 7 कारतूस बरामद किए गए वो पुणे के रहने वाले हैं और संतोष तिवारी इनका नाम बताया जा रहा है। कारतूस कहां से आया इसकी जानकारी जो है वो संतोष नहीं दे पाए, तो सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें एयरपोर्ट थाने पुलिस को सौंप दिया। बैग से उनका आधार कार्ड भी बरामद किया गया, जिस पर संतोष तिवारी का पुणे का फुरसिंगू का पता लिखा है। और बताते चलें कि ये चेकिंग के दौरान जो है वो खोखा बरामद किया गया बैग से कारतूस का, और उसकी जांच जो है पूरे मामले की जांच जो है वो एयरपोर्ट थाने की पुलिस जो है वो अपने स्तर से कर रही है। पूछताछ किया जा रहा है। और बताते चलें कि एयरपोर्ट आते समय रास्ते में ये गिरा हुआ बता रहे हैं कि ये कारतूस मिला था इन्हें, जिसे उन्होंने उठा कर बैग में रख लिया। हालांकि ये बात जो है वो पचने लायक नहीं लग रही है। तो ऐसे में एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं, सीआईएसएफ के जो जवान हैं, उन्होंने सुरक्षा जांच में पूरी जो है बेहतर तरीके से जांच उन्होंने की तो यात्री के बैग से, संतोष तिवारी के बैग से जो है ये कार्टेज बरामद किया गया है। और बताते ये चले कि ये जो कार्टेज बरामद हुआ है उसमें एक हैंड बैग से 2 नग 380 MK2 लाइव राउंड जो है वो बरामद हुआ है और दूसरा जो है वो 5 नग 9mm का लाइव राउंड जो है वो बरामद किया गया है। और ये कारतूस जो है वो 7 कारतूस जो है वो यात्री के जो बैग है उससे बरामद किए गए हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि जो सुरक्षा जो जांच है वो पुख्ता किया गया और उसी में ये कार्टेज जो है वो बरामद किए गए हैं। और अब एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो पूरे मामले की जो जांच है वो कर रही है। तो कह सकते हैं कि एयरपोर्ट के जो सुरक्षाकर्मी हैं, सीआईएसएफ के जो जवान हैं, उनकी तत्परता और उनकी चौकसी के कारण जो है ये कार्टेज जो है वो बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पटना पुलिस इस मामले में हालांकि कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हाँ, एक प्रेस रिलीज जो है वो पटना पुलिस की तरफ से जरूर जारी किया गया और देख सकते हैं कि ये वो प्रेस रिलीज है जो पटना पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक मध्य के कार्यालय से ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है और इसी प्रेस रिलीज में पूरी जानकारी है वो साझा की गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आरा से बड़ी खबर, जहां भोजपुर साइबर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गेमिंग ऐप के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। 8 करोड़ के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ है। पटना से 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 46 मोबाइल, 7 लैपटॉप, 52 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 18 विभिन्न बैंक पासबुक, 5 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड, 2 वोटर आईडी कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस को सूचना मिली कि ग्रामीण बैंक के कई खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से साइबर ठगी की गई है। पुलिस जांच में पता चला कि दुबई में बैठे इन लोगों का सरदार पूरे मामले को ऑपरेट करता था। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि ग्रामीण बैंक के खातों से अवैध करोड़ों रुपए के लेन देन के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि दुबई में बैठा फ्रॉड पूरे गैंग को संचालित कर रहा था। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा 8 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का खुलासा हुआ है। वहीं गिरफ्तार किए गए सभी लोग आरा के रहने वाले हैं, जो कि कम समय में करोड़पति बनने का सपना देख रहे थे। यह भोजपुर पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। कंपनी है और भी सौरभ चंद्रा का जो बॉस हैं, उसी के अंडर का कुछ आदमी है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वो सभी आदमी जो उस ग्रुप में है वो लोग दुबई में रहते हैं और वहां से ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को जोड़कर
उनसे पैनल बिकवाते हैं, उस कोई गेम का पैनल, और उस पैनल के माध्यम से इन लोगों को काम एलोकेट करते हैं कि आपका काम रहेगा किसी का पैसा काट कर किसी खाते में भेजना और इस पैनल को संचालित करना। गेमिंग का बकायदा इन लोगों के पास आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसके कारण ये लिंक को खोलते हैं और उसके माध्यम से यह काम होता है। अब बात मुंगेर की, जहां असरगंज के एक सरकारी स्कूल में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जलालाबाद के रामानंद परशुराम उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। वायरल वीडियो में कुछ युवक रात के समय स्कूल की क्लासरूम में बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं। स्कूल जैसे संवेदनशील परिसर में इस तरह की गतिविधि सामने आने से शिक्षा विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच कराई है। साथ ही वीडियो में दिख रहे सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। प्रधानाध्यापक ने असरगंज थाना में आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुमार रामानंद परसी असरगंज में हाई स्कूल है, उसके प्रधानाध्यापक को भी निर्देशित किया गया है कि संबंधित पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए तथा प्रबंध समिति की बैठक कर उस पर अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश उन्हें दिया गया है। क्या उसे चयन मुक्त करने का दिया गया कि कार्रवाई जो प्रबंध समिति के बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वही मान्य। और देखिए, इस तस्वीर के बाद कई सवाल है। सवाल यह है कि स्कूल के क्लासरूम तक शराब आखिर कैसे पहुंची। सवाल यह है कि रात में स्कूल परिसर में युवकों की एंट्री कैसे हो गई। और सवाल यह है कि रात में स्कूल का ताला किसने खोला। और देखिए, छपरा से बड़ी खबर, जहां नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हुई है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। शादी के बाद प्रताड़ना का भी आरोप लगाया गया है। 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। 25 अप्रैल को पुष्पा की शादी हुई थी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। ईश्वरपुर थाना क्षेत्र के अगौथर सुंदर गांव की यह घटना सामने आई है, जहां संदिग्ध हालत में नवविवाहिता की मौत हुई है। ये पंखे से लटका हुआ कपड़ा भी आप देख पा रहे हैं। हालांकि ससुराल वालों पर हत्या का आरोप मायके वाले लगा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और शादी के बाद से ही प्रताड़ना का आरोप मायके वालों ने लगाया है। घटना बोलो बहन के फांसी लगा के मुआ देले बालो घरे में जाने नहीं के लोग देले कहे लगे तो बहन के घरे जाए ना दे तो उनके लाश ना देके दे। पुलिस थाना हमरा के का करी, कुछ ना करी। सब पुलिस थाना के हम देख ले ना घरे चौपैलक लोग घरे जाके कम से कम लड़की चौपा दलक तो कही लोग ना घरे का करे जाइए, हमारे घर में खाए के नहीं के पिए के नहीं के। आए फोन बहन कैलक तो कहे लोग दीदी रे 5 दिन खाएला हो गई बाटे, ना खाए देता ना पानी देता। गोपालगंज के ऐतिहासिक नकटो भवानी मंदिर को कला संस्कृति एवं युवा विभाग के कैलेंडर में शामिल करने की मांग की गई है। जेडीयू विधायक मंजीत सिंह ने यह मांग की है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है और यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने सरकार से मंदिर को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में अधिक पहचान दिलाने की मांग की है। तो भवानी का भी एक अपना इतिहास है। माँ जब कलकत्ता से चली थी तो नकटो भवानी से थावे माँ पहुँची थी और नकटो भवानी में भी लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। उसमें 10-11 में नकटो भवानी में पर्यटन विभाग के द्वारा पैसा दिया गया था, लेकिन उसके बाद कोई धनराशि मंदिर के सौंदर्यीकरण में उसके विभिन्न तरह की योजनाओं में पैसा नहीं मिली थी। और हमने यही डीएम साहब से आग्रह किया कि इसको भी एक सांस्कृतिक कैलेंडर में कला संस्कृति विभाग द्वारा शामिल करें। इसका प्रस्ताव डीएम के स्तर से भेजा गया है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि नए इस वित्तीय वर्ष में उसको कैलेंडर में शामिल करते हुए मंदिर का भी जीर्णोद्धार और विकास हो। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में चल रहे मलमास मेले के दौरान आज दूसरा शाही स्नान हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत सरस्वती नदी, ब्रह्मकुंड, सतधारा और बैतरनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं कुछ साधु संतों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मलमास मेले के दौरान राजगीर में मांस, मछली और अंडे की बिक्री हो रही है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। आप सभी लोग स्नान की अच्छी व्यवस्था है।
प्रशासन का हम बड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन मेला क्षेत्र में कुव्यवस्था है। समूचे क्षेत्र में अंडा और मांस मुर्गा का प्रचार है, न कि स्नान का। इस पर रोक लगना चाहिए। तो अंडा मुर्गा बिकना ही नहीं चाहिए मांस मेला। स्नान का महत्व है। अधिक पुण्य कैसे होगा मांस खाके, मछली खाके कि अंडा खाके, ये बताओ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्णिमा के अवसर पर अपने आवास पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन किया और पूरे बिहार वासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री हर पूर्णिमा पर इस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। खबर शेखपुरा से है, जहां के मुंगेर प्रमंडल के डीआईजी ने जिले में बढ़ते साइबर अपराधों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक के साथ साइबर अपराध के नए तरीकों, बढ़ते मामलों और उनके प्रभावी नियंत्रण को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई नीतिगत निर्णय भी लिए गए। डीआईजी ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की। अगली खबर लखीसराय से है, जहां बालू घाटों के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी ने किऊल क्षेत्र के विभिन्न बालू घाटों का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने खननकार वाहनों की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान अवैध खनन और अवैध बालू परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निरीक्षण में एसडीएम, एसडीपीओ, खनन विभाग के अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद रहे। अवैध माइनिंग कैसे रोके लखीसराय जिले में, जहां बालू के अवैध माइनिंग के बारे में बात चलते रहती है, तो आज हम लोग पूरा पुलिस फोर्स, प्रशासन, एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, बड़े डीडीसी, एडीएम साहब, माइनिंग ऑफिसर, पूरी टीम हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए और प्रभावी नियंत्रण करने के लिए कि किसी भी तरह का अगर अवैध कारोबार हो रहा हो तो उस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए। देखिए, आज डीएम साहब, मैं, पूरी जो प्रशासनिक टीम है, पुलिस पदाधिकारी, हम लोग सब यहाँ पे सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो माइनिंग से रिलेटेड हैं, हम लोग सब यहाँ आए हैं और घाट का निरीक्षण हम लोग के द्वारा किया गया है और जो भी कंप्लेंट्स हम लोग को आती हैं उसका भी जो भी उचित दिशा निर्देश है वो हम लोग के द्वारा दिया गया है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग के स्तर से की जाएगी। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।